नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल रन पर होगी। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस समय हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में बात कर रहे हैं, जिसमें से कल इसके पहले वाले लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के संबंध में बात किया था। ठीक है, तो और आज हम जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसके संबंध में बात करेंगे और जो अधिवेशन है उनको हम समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें से आज हम 23वां अधिवेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 22वां अधिवेशन पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, कि जो 1906 में जो 22वां अधिवेशन होता है वो कोलकाता में होता है और उसकी अध्यक्षता किसने किया है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, 1921वां होता है वो बनारस में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 22वें में। आपको पता ही है कि स्वराज की मांग किया गया था दोस्तों। स्वराज शब्द को रखा गया था और 22वें अधिवेशन मीन्स कोलकाता के अधिवेशन में 1906 के अधिवेशन में दोस्तों। अब हम यहीं से बात करते हैं 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन दोस्तों होता है 1907 में, और यह 1907 में जब होता है उसमें स्थगित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, स्थगित हो जाता है और ये होता कहाँ है? सूरत में। और इसके अध्यक्ष होते हैं रासबिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में जब स्थगन होता है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का जो नरम और गरम दल होते हैं उसमें क्या होता है? विभाजन होते हैं। इसमें कुछ व्यक्ति होते हैं जो नरम दल में होते हैं, कुछ उग्रवादी होते हैं, कुछ उदारवादी होते हैं। तो इसमें क्या होता है? विभाजन हो जाता है दोस्तों। ये जो विभाजन की प्रक्रिया है ये वास्तव में दोस्तों 1905 के बनारस अधिवेशन से ही शुरू हो जाता है। होता क्या है दोस्तों? 1905 के बनारस अधिवेशन में जो उग्रवादी होते हैं, जो उग्रवादी नेता होते हैं, वह बाल गंगाधर तिलक को नेता बनाना चाहते हैं। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि जो उदारवादी होते हैं वह जो उनके नेता होते हैं उनको बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में विवाद होता है, लेकिन फिर भी वहां नरम दल और गरम दल में विभाजन नहीं होता है। वहीं पर यह होता है कि जो उग्रवादी नेता होते हैं उनका कहना होता है कि हम जो ये स्वदेशी आंदोलन है उसको हम पूरे भारत में विस्तारित कर दें और पूरे भारत के लोग उस स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित हो और उसका विस्तार हो। लेकिन जो उदारवादी नेता होते हैं दोस्तों, जो उदारवादी नेता होते हैं उनके कहने का मतलब ये होता है जो चीज याचिका से हो सकती है, याचना से हो सकती है, उसको हम उग्र होकर क्या करें। तो इसमें भी जो गरम और नरम दल उदारवादी और नरमपंथी जो उदारवादी और उग्रवादी जो नेता होते हैं इनमें थोड़ा सा विवाद होता है। और उसमें होता क्या है दोस्तों कि जो उदारवादी नेता होते हैं इनकी जो याचिका और याचना की नीति होता है इसका उग्रवादियों ने विरोध किया। ठीक है दोस्तों, उसमें विरोध कर दिया। उसके बाद होता है क्या? आता है 1906 का समय। 1906 का समय आता है तो दोस्तों जो उग्रवादी नेता होते हैं वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जो उदारवादी नेता थे बिल्कुल इसका विरोध कर रहे थे। अच्छा, वो चाहते थे कि रासबिहारी घोष को बनाया जाए दोस्तों। तो होता क्या है, जब इन दोनों में मतभेद देखा जाता है तो न तो लाला लाजपत राय और न ही बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी ओर जो उदारवादी नेता होते हैं रासबिहारी घोष, इनको भी अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है और बना दिया किसको बना दिया जाता है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को बना दिया जाता है। तो यहाँ तो एक सोल्यूशन हो जाता है, सोल्यूशन निकल जाता है कि यहाँ जो नरम दल और गरम दल था यहाँ विभाजित नहीं होता है। बात तब आ जाती है जब 1907 का अधिवेशन आता है दोस्तों। जो उग्रवादी नेता होते हैं 1907 के अधिवेशन की बात कर रहे हैं मित्रों। 1907 का जो अधिवेशन आता है, जो उग्रवादी नेता होते हैं वो चाहते हैं कि जो ये अधिवेशन है वो नागपुर में हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है बाल गंगाधर तिलक जो थे वह नागपुर के आसपास से ही एक मीन्स उनका क्षेत्रीय एरिया था और वो चाहते थे कि वहीं पर नागपुर में ही अधिवेशन हो। किंतु जो उदारवादी नेता थे वो ये नहीं चाहते थे। ठीक है दोस्त, वो चाहते थे कि सूरत में हो। और जब ये अधिवेशन होता है तो बाद में होता क्या है कि जब ये विवाद बढ़ जाता है कि नहीं सूरत में होना चाहिए, नागपुर में होना चाहिए, तो फाइनली होता क्या है दोस्तों कि यह अधिवेशन सूरत में तय होता है। और साथ साथ में उस समय जो
अंग्रेज अधिकारी होते हैं यहीं पर बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करते हैं और इनको वर्मा जेल में इनको भेज दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो इसकी अध्यक्षता किया है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया है रासबिहारी घोष ने किया है। इस नरम और गरम दल के विभाजन के कारण ही यह अधिवेशन 23वां अधिवेशन 1907 का अधिवेशन यह स्थगित हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पर नरम और गरम दल में विभाजन हो जाता है। उम्मीद करते हैं नरम और गरम दल के जो विभाजन की प्रक्रिया रही आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब उसके बाद 23वां अधिवेशन ही, चूंकि यह स्थगित हो गया था 23वां अधिवेशन, तो फिर से यह 23वां अधिवेशन ही होगा, और यह होता है दोस्तों कल 1908 में, और ये होता है दोस्तों मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता भी किसने किया था? रासबिहारी घोष ने किया था दोस्तों। और यहाँ पर जो विशेष बात हुई है दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, जो 23वां अधिवेशन होता है 1908 का मद्रास का अधिवेशन होता है, यहाँ पर कांग्रेस के जो संविधान होता है उसका निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 23वां अधिवेशन था। अब हम बात करते हैं 24वां अधिवेशन। 24वां अधिवेशन 1909 में होता है दोस्तों। हम उस अधिवेशन की बात कर रहे हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये 24वां अधिवेशन 1909 में होता है। कहाँ होता है? लाहौर में होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, इसमें विशेष बात क्या होती है कि जो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा होती है उसको, लोगों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क देने के संबंध में निर्णय लिया जाता है दोस्तों। किसमें? 1909 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न यहीं से बन जाता है कि ऐसा कौन सा, कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर निर्णय लिया गया, इसके बारे में बात किया गया दोस्तों। ठीक है, तो लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1909 के अधिवेशन में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का निर्णय लिया गया था। हम 26वें अधिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। यह होता है 1911 में, कोलकाता में होता है दोस्तों। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो 26वां अधिवेशन है दोस्तों, यह 1911 में कोलकाता में होता है, और इसकी जो अध्यक्षता किया है विशन नारायण दर ने किया था। विशन नारायण दर ने किया था इसकी अध्यक्षता। और यहाँ पर विशेष बात होती है कि राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस के इस मंच पर गाया जाता है दोस्तों। तो प्रश्न यहीं से बनता है कि कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था दोस्तों। ठीक है, या किस अधिवेशन में? कोलकाता के अधिवेशन, मद्रास के अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन में, लखनऊ के अधिवेशन में, कहां पे? ये भी प्रश्न बन जाता है दोस्तों। तो 26वें अधिवेशन 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण दर ने किया था, यहां पर राष्ट्रगान पहली बार गाया था दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ये था 26वां स्थान, 26वां अधिवेशन दोस्तों। अब हम बात करते हैं 27वां अधिवेशन की। ठीक है दोस्तों, 27वां अधिवेशन होता है दोस्तों 1912 में। ठीक है, और यह होता है स्थान बांकीपुर में होता है दोस्तों। अध्यक्ष इसके होते हैं रघुनाथ नृसिंह मुधोलकर होते हैं दोस्तों। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं? रघुनाथ नृसिंह मुधोलकर होते हैं। और इसमें विशेष बात यह होती है कि जो कांग्रेस के प्रथम महासचिव होते हैं A.O. ह्यूम, उनको यहाँ कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया जाता है दोस्तों। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है कांग्रेस के 27वें अधिवेशन 1912 स्थान बांकीपुर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। कैसे? आपको पता ही है, पिछले लेक्चर में हमने बताया है आपको कि A.O. ह्यूम किस तरह से कांग्रेस के अधिवेशन की, मीन्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कैसे रणनीति बनाता है। ठीक है, जो एक खुफिया रिपोर्ट आती है उसको पढ़ने के बाद जो A.O. ह्यूम क्या था? एक रिटायर्ड सैनिक अधिकारी था। यह क्या करता है? उस रिपोर्ट को पढ़ता है और उसको तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के पास ले जाता है। उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक निर्णय लिया जाता है, उसके बारे में जो रणनीति बनती है यही बनती है। इसीलिए A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। किसने किया? यह कांग्रेस ने किया दोस्तों। ठीक है,
अब हम बात करते हैं 21वां अधिवेशन। 21वां अधिवेशन यह 1916 में लखनऊ में होता है। यह कई बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है कि 1916 यह 31वां अधिवेशन कहाँ होता है? वर्ष 1916 में स्थान लखनऊ में होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? एसी मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। इसमें विशेष बात क्या होती है दोस्तों, इस अधिवेशन में नरम व गरम दल में मिलन हो जाता है, ठीक है, दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। तथा इसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों, मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है। जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में समझौता होता है, ठीक है दोस्तों। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के बीच समझौता होता है, यह किस अधिवेशन में हुआ था, कहाँ के अधिवेशन में होता, किस वर्ष के अधिवेशन में हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 32वां अधिवेशन। यह 32वां अधिवेशन 1917 में कोलकाता में होता है दोस्तों, कोलकाता में होता है। इसकी अध्यक्ष जो होती है वह एनी बेसेंट होती है। आपको पता ही है कि एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, ठीक है दोस्तों। तो यह अब यहीं से प्रश्न बनता है कि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस के इसके पहले 31 अधिवेशन हो चुके हैं, आपको पता ही है, इसके पहले 31 अधिवेशन हो चुके हैं। इसमें कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जो कि अध्यक्षता की हो। तो एनी बेसेंट जो थी यह प्रथम महिला अध्यक्ष ही कांग्रेस के अधिवेशन की। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यह एक प्रश्न बन गया कि कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहां से दो प्रकार क्वेश्चन बनेगा। एक तो बन जाएगा कि कांग्रेस की अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, दूसरा यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, ठीक है। तो प्रथम जो महिला थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला हो जाती हैं सरोजिनी नायडू जी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एनी बेसेंट थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस के अधिवेशन की। और विशेष बात ये हुई कि सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसमें, ठीक है दोस्तों। जो तिरंगा झंडा था जो कांग्रेस ने इसको क्या किया, अपनाया। किस अधिवेशन में? 1917 के अधिवेशन में, कोलकाता के अधिवेशन में। और उस समय अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। और यह कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं दोस्तों। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। अब हम बात करते हैं 35वां अधिवेशन की। 35वां अधिवेशन दोस्तों 1920 में होता है। अब आपके माइंड में क्लिक होना, अगर 1920 देख लिए हैं तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसी समय असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो वर्ष 1920 में 35वां अधिवेशन शुरू होता है। स्थान होता है नागपुर में, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? चक्रवर्ती विजय राघवाचारी होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष होते हैं चक्रवर्ती विजय राघवाचारी। और विशेष बात इसमें यही होता है दोस्तों कि कांग्रेस के संविधान में कुछ परिवर्तन किया जाता है। आपको पता ही है कि जो कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है दोस्तों, वह 23वां अधिवेशन 1908 में होता है। जो 23वां अधिवेशन 1908 में मद्रास का अधिवेशन होता है, वहां पर कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है। और उस संविधान में कुछ परिवर्तन किया जाता है। 35वें संविधान 35वां अधिवेशन 1920 के नागपुर अधिवेशन के में, और कांग्रेस के संविधान में कुछ परिवर्तन होता है तथा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश हुआ यहीं पर, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश होता है। उसके बाद 1920 से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है दोस्तों। 36वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में होता है। और इसके जो कार्यकारी जो अध्यक्ष होते हैं हकीम अजमल खां होते हैं। ये कार्यकारी होते हैं। कार्यकारी का मतलब ये है कि उस समय अध्यक्ष वास्तव में जो होते हैं वो CR दास मतलब चितरंजन दास महोदय होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या है दोस्तों कि ये जेल में होते हैं। उस समय जेल में क्यों जाते हैं? होता क्या है दोस्तों कि 1921 में कांग्रेस होते हैं, कांग्रेस ने 10 लाख स्वयं सेवकों की मांग करते हैं। कांग्रेस के माध्यम से 10 लाख स्वयं सेवकों की मांग की जाती है। तो उसी 10 लाख स्वयं सेवकों की व्यवस्था करने के लिए CR दास महोदय उसी में लगे हुए होते हैं। और वास्तव में
ये जो 10 लाख लगभग इसके करीब ही पहुंच गए थे, लोगों को व्यवस्थित कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था सी आर दास महोदय ने। लेकिन ब्रिटिशों को लगा कि यदि ऐसा हो जाता है तो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है हमारे लिए, और यह जो 10 लाख स्वयंसेवकों की व्यवस्था की जा रही थी, यह असहयोग आंदोलन के लिए ही किया जा रहा था। तो ब्रिटिशों ने क्या किया दोस्तों, जो व्यवस्थापक इकट्ठा किए जा रहे थे उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के माध्यम से, और अवैध घोषित करके सी आर दास, चित्तरंजन दास के साथ साथ इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया दोस्तों। तो इसी कारण जिस समय यह अधिवेशन होता है, 36वां अधिवेशन होता है, उस समय ये अध्यक्ष होते हुए भी यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं और जेल में होते हैं। इनकी जगह पर कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खां को बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा मीन्स कांग्रेस के अधिवेशन के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो अध्यक्ष होते हुए भी उस मीन्स अध्यक्ष होते हुए भी मौजूद नहीं थे, या यूं कहें, इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो जेल में रहते हुए भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। तो कौन थे दोस्तों, सी आर दास मीन्स चित्तरंजन दास जी। ठीक है, इनको इनकी पत्नी के साथ भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो ये था दोस्तों 36वां अधिवेशन। अब हम बात करते हैं 38वें अधिवेशन की, जो कि महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। 38वां अधिवेशन होता है दोस्तों 1923 में। स्थान होता है काकीनाडा। काकीनाडा कहां पर पड़ता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। काकीनाडा कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष होते हैं कौन, मोहम्मद अली जौहर होते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं मोहम्मद अली जौहर। और इसकी जो विशेष बात है, महत्वपूर्ण का, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। इस 38वें अधिवेशन के समय 1823 में ही अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कर दिया जाता है दोस्तों, जो आगे चल के कांग्रेस में लोगों को सम्मिलित होना होता है तो जो खादी वस्त्र होता है वह अनिवार्य कर दिया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है आगे आपको देखते हैं। 40वां अधिवेशन वाला हम बात करते हैं। जो 40वां अधिवेशन है यह दोस्तों 1925 में होता है और कानपुर में होता है। इसकी अध्यक्ष होती है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू यह कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। ठीक है, इसके पहले कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, लेकिन ये प्रथम महिला भारतीय अध्यक्षा हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्ष होती हैं मीन सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, विशेष बात इसमें ये होता है दोस्तों कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, और साथ साथ में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। इस अधिवेशन में, कानपुर के अधिवेशन में 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया और इसी अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया। ठीक है दोस्तों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया। अब हम बात करते हैं 41वें अधिवेशन पर दोस्तों। 41वां अधिवेशन है 1926 में, ये गुवाहाटी में होता है, असम में होता है दोस्तों। असम के गुवाहाटी में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं श्रीनिवास अयंगर होते हैं। ठीक है, श्रीनिवास अयंगर जो होते हैं, इसकी जो विशेष कार्य होता है, कांग्रेस की सदस्यता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया जाता है, 38वें अधिवेशन 1923 काकीनाडा मतलब आंध्र प्रदेश में निश्चय किया जाता, मीन्स वहां क्या होता है, खादी अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना होती है। उसके बाद 41वें अधिवेशन असम के गुवाहाटी में यह अनिवार्य कर दिया जाता है कि जो भी कांग्रेस की सदस्यता लेगा वह खादी वस्त्र अनिवार्य रूप से पहन कर आएगा या पहनेगा दोस्तों। ठीक है, ये हुआ 41वां अधिवेशन जो कि 1926 में होता है। अब हम बात करते हैं 42वां अधिवेशन की दोस्तों। 42वां अधिवेशन 1927 मद्रास में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी होते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई
पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई तथा साइमन कमीशन का विरोध किया गया दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि साइमन कमीशन भारत कब आता है, 1928 में ही आता है दोस्तों। ठीक है, तो उस अब क्या करता है ये अधिवेशन के माध्यम से क्या होता है, साइमन कमीशन का विरोध होता है। 43वां अधिवेशन 1928 में, ठीक है दोस्तों, यह कोलकाता में होता है। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें प्रथम युवा कांग्रेस की बैठक होती है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा प्रथम युवा कांग्रेस की बैठक आयोजित की जाती है। ठीक है, 43वां अधिवेशन 1928 कोलकाता में। 44वां अधिवेशन 1929 के लाहौर में होता है दोस्तों। यह जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। 1929 लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है दोस्तों। ठीक है, 45वां अधिवेशन, यह कराची का 1931 में होता है अधिवेशन दोस्तों और सरदार पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित होता है। इसमें कराची के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसी में आर्थिक नीति का भी प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, 48वां अधिवेशन होता है वर्ष 1934 में, स्थान होता है बंबई में दोस्तों। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विशेष कार्य होता है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना होती है दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना होता है दोस्तों। 49वां अधिवेशन वर्ष 1936 में लखनऊ में होता है दोस्तों। इसके पहले कौन सा हुआ रहता है, 1916 का अधिवेशन हुआ रहता है दोस्तों, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। ठीक है, तो यह 49वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ में होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया दोस्तों। ठीक है, इस अधिवेशन में जो कांग्रेस का लक्ष्य होता है वह समाजवाद के संबंध में इसका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। 50वां अधिवेशन 1937 में होता है दोस्तों और यह फैजपुर या महाराष्ट्र के जलगांव में होता है दोस्तों, फैजपुर। और यह फैजपुर मीन्स यह अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा, यह 1937 का 50वां अधिवेशन यह प्रथम अधिवेशन था जो गांव में आयोजित होता है दोस्तों। ठीक है, यह ऐसा पहला अधिवेशन था जो गांव में आयोजित होता है और इसके अध्यक्ष भी होते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, और इसमें यह पहला अधिवेशन है जो गांव में आयोजित होता है। साथ साथ में इस अधिवेशन में मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम का प्रस्ताव किया जाता है। ठीक है, अब 51वां बात करते हैं दोस्तों, 51वां अधिवेशन। 51वां अधिवेशन दोस्तों 1938 में हरिपुरा में होता है, गुजरात में होता है। ठीक है दोस्तों, 1938 का जो अधिवेशन हरिपुरा और गुजरात में होता है उसके अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस होते हैं और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। उसके बाद 52वां अधिवेशन दोस्तों, 52वां अधिवेशन जो होता है वह 1939 में होता है और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के त्रिपुरी नामक स्थान पर होता है दोस्तों। इसके पहले होता क्या है दोस्तों कि चुनाव होता है। ठीक है, और चुनाव होने के बाद चुनाव होता क्या है, सुभाष चंद्र बोस एक तरफ होते हैं और एक तरफ होते हैं पट्टाभी सीतारामैया। दोनों लोगों के बीच में चुनाव होता है जिसमें क्या कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी को सर्वसम्मत से चुना जाता है अध्यक्ष। त्रिपुरी अधिवेशन का इस अध्यक्ष चुना जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन चूंकि पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया के हार हो जाते हैं और जो पट्टाभी सीतारामैया होते हैं दोस्तों वह गांधी जी के प्रतिनिधि होते हैं। और जब पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं तो गांधी जी अपना हार मानने लगते हैं कि हमारी इसमें बहुत बड़ी हार हो गई। इसी कारण इस त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। और जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया दोस्तों तो सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। इसी अधिवेशन में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों।
ठीक है। तो यह एक मीन्स वहां गांधी जी ने क्या कहा, मीन्स अपनी हार मानने लगे। जब पट्टाभी सीतारामैया हार गए तो वो अपनी हार मानने लगे। इसी कारण डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है दोस्तों, और यही 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के पहली बार इसी अधिवेशन में पहली बार जो अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था। पहली बार मतदान हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे और पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। और पट्टाभी सीतारामैया किसके प्रतिनिधि थे, किसके सहयोगी थे, महात्मा गांधी जी के। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब ये सुभाष चंद्र बोस जब इसमें त्यागपत्र दिए हैं तो 3 फरवरी 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से हटने के बाद त्यागपत्र देने के बाद 3 फरवरी 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं 53वां अधिवेशन दोस्तों। 53वां अधिवेशन दोस्तों वर्ष 1940 से लेकर 45 के बीच होता है। ठीक है, यह स्थान रामगढ़ में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं अब्दुल कलाम आजाद। और इसमें विशेष बात यह होती है कि ये जो अब्दुल कलाम आजाद होते हैं यह भारत में कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे। यह कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो 53वां अधिवेशन 1940-45 में हुआ, रामगढ़ में हुआ, इसके अध्यक्ष होते हैं अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है। 54वां अधिवेशन दोस्तों होता है 1946 में और मेरठ में होता है। 1946 में मेरठ में होता है दोस्तों और इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं जेबी कृपलानी। 1946 में अधिवेशन होता है और मेरठ में होता है जेबी कृपलानी, इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। और जेबी कृपलानी भारत के जब स्वतंत्रता प्राप्त होता है, भारत को स्वतंत्रता के समय भी कौन होते हैं, जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष होते हैं 1947 तक। ठीक है दोस्तों, तक ये मतलब अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के। तो दोस्तों जो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर अधिवेशन पढ़ रहे थे वह आज पूरा जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन थे हमने सब पे चर्चा कर लिया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बगैर रिवाइज किए कुछ तैयार होने वाला नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यदि सफलता पाना है तो सबसे जरूरी है अभ्यास। जितना हम किसी चीज को अभ्यास करते हैं वो हमारे माइंड रहता है और तरोताजा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके अधिवेशन के संबंध में जो लेक्चर था, जो टॉपिक था, वो समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आज पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी TSSC की तैयारी कर रहे हैं, उनको जोड़ें। हमारे चैनल पर, हमारे चैनल का नाम है यस के क्लासेस 1 to 4। आप इस चैनल पर आएंगे, देखेंगे तो फ्री में आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। हिंदी का सीरीज चल रहा है, इतिहास का सीरीज चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और वो सीरीज से पढ़ाए जाते हैं, वो चीजें पढ़ाए जाते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो आने हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग यहीं से क्या कहते हैं कि 95% से 96% यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं दोस्तों। आपको सिलेक्शन की गारंटी यहां से दी जाती है दोस्तों। आप हमसे जुड़ें और जो फ्री का मटेरियल दिया जा रहा है उसका लाभ उठाएं दोस्तों। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।